नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस्विनी और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और आज इस मंच पर आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जो बहुआयामी प्रतिभा की बहुत धनी है। जब आपने खेलने की सोची तो आपने जूनियर नेशनल से सीनियर नेशनल से लेकर वर्ल्ड मास्टर्स तक में गोल्ड मेडल जीत डाला। जब लिखने का सोचा तो 130 किताबें लिख डाली और जब एजुकेशनिस्ट बनने का सोचा यानी शिक्षण में जाने का सोचा तो फिर सीबीएसई के द्वारा बेस्ट प्रिंसिपल का खिताब भी अपने नाम कर डाला। उम्र को आप हर जगह पछाड़ती रही हैं, फिटनेस आइकन है आप और लाइफ विदाउट लिमिट्स यही है आपका मोटो। हमारी आज की तेजस्विनी है डॉक्टर ऋचा सूद। डॉक्टर ऋचा, वेलकम टू तेजस्विनी। थैंक यू सो मच। तो आइए करते हैं मुलाकात डॉक्टर सूद से। डॉक्टर सूद, आपने देखें तो जब खेलों में आप गई तो 1988 जब आपने जूनियर नेशनल जीते, 91 में आपने सीनियर नेशनल्स जीत लिए, उसके बाद एक पॉज, लेकिन उसके बाद जब आप आई तो आपने धमक दर्ज की वर्ल्ड मास्टर्स में आपने मेडल्स जीत डाले। और ये बात 2022 से 2024 की हम कर रहे हैं ना। मतलब लोग खेल छोड़ देते हैं एक उम्र के बाद, लेकिन आप खेलों के साथ जुड़ी रही। क्या मोटिवेशन था इसके पीछे? सबसे पहला मोटिवेशन तो था फिटनेस और एक कसक बाकी थी 1991 में, तब मैं इंटरनेशनल नहीं खेल पाई थी, इंजरी हो गई थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर ज़िंदगी ने दूसरे मोड़ ले लिए, जॉब में आ गए तो फिर वो छूट गया। तो वो जो कसक बाकी थी उसको मैंने 2022, 2023, 2024, 2025 और 2026 में पूरा किया और लगातार मैं अपने एज कैटेगरीज में गोल्ड जीतती आई हूँ। Which is really tremendous, I should say, क्योंकि आप हम दर्शकों को जरूर बता दें कि जब हम मास्टर्स चैंपियनशिप्स की बात करते हैं तो 30 प्लस की एज होती है उसके लिए, और आप ये कह सकते हैं कि 100 के पार भी लोग हैं जो इनमें compete कर सकते हैं और आप एज एन इंडिविजुअल compete करते हैं। Yes. लेकिन जो आखिरी मेडल अभी आपने जो लेटेस्ट मेडल बोलना चाहिए जो जीता आपने, वो अबू धाबी में जीता। एंड गेस डॉक्टर ऋचा सूद की एज, शी इज 55। इमेजिन मतलब इस उम्र में जब आप खेलती ही नहीं हैं बल्कि इतनी अच्छे से आप परफॉर्म करती हैं कि बाकी देशों के कितने देशों के लोग आते हैं ना। हमने सुना है 25,000 से ज्यादा कॉम्पिटिटर्स इन गेम्स में खेलते हैं। मतलब ओलंपिक से ज्यादा यहाँ पर कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। देखिए, ओलंपिक्स में एक ही कैटेगरी में प्लेयर्स जाते हैं और इसमें लगभग 35 कैटेगरीज में प्लेयर्स आते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा खिलाड़ी आते हैं और बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। और मेरे को लगता है लोगों को कम पता है इनके बारे में शायद, लेकिन जाहिर है कि जब भी कोई खिलाड़ी कहीं भी किसी भी जगह compete करता है और उतरता है मैदान में तो स्पिरिट वही होती है ना। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो जो स्पोर्ट्समैन और खेलने की और कंपटीशन लड़ने की जो एक स्पिरिट होती है, एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, वो जो 18, 16, 17 साल की में होता है वही आज भी है। और वैसे ही फोकस और वैसा ही जीतने की तमन्ना और वैसी ही प्रैक्टिस करने की इच्छा आज भी रहती है। जब एक एज पे खेलते हैं तो और बात होती है, जब आप लगातार खेलों में लगी रहती हैं और फिर 55 साल की उम्र में भी आप मेडल जीत रही हैं, वो भी गोल्ड, तो लोगों की तरफ से कमेंट सुनने को मिलते थे कभी कि छोड़ दो, क्या करना? हाँ, अक्सर जैसे कभी इंजरी हो जाती है तो क्या करोगी, अब बस कर दो, बहुत हो गया। लेकिन जो एक अंदर खिलाड़ी है ना, वो मरने नहीं देता, उस खेल की तरफ बहुत अट्रैक्ट करता है। और फिर जब हम दूसरे देश में जा कर के अपने देश का झंडा फहराते हैं तो वो जो मोमेंट है ना, वो खींचता है हमें अंदर से कि नहीं, एक मेडल और, एक मेडल और। तो बस वही जो इच्छा है वो दोबारा खेलने के लिए मजबूर करती है और जोश भी दिलाती है। जब आप तैयारी करती है तो एज के साथ क्या कुछ मुश्किलें आती हैं? क्या आपको लगता है कि there's somebody who needs to support you at that time? देखिए, सपोर्ट तो हमें खुद ही करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और ज़िंदगी एक अलग ट्रैक पे चल रही होती है। हमें अपना प्रोफेशन भी देखना है और अपना साथ में खेल भी देखना है। तो इस वजह से जो हमारी तैयारी है वो एक डिफरेंट लेवल की होती है। और
डेफिनेटली कोच की ज़रूरत होती ही होती है। कोच जितना हमारे साथ होते हैं या हमें कोई मोटिवेट करने वाला हमारे साथ होता है तो और एक अलग लेवल की परफॉर्मेंस आती है। तो आपके लाइफ में कोच के अलावा कौन है जो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं और सपोर्ट करते हैं? जो मेरे साथ फिटनेस करने वाले लोग हैं वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि हमें पता है मैम आप किसी भी देश में जाओगे सोना तो ले ही आओगे। और जब मैं वापस आती हूँ तो वो लोग सब मिलके मेरी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, तो वो ये लगता है कि अच्छा नेक्स्ट टाइम भी मुझे फिर जीतना पड़ेगा, तो फिर मैं और ज़्यादा मेहनत करती हूँ। और इनफैक्ट मैंने 2022 में जब शुरू किया था तो उससे मैंने अभी 3 से 3.5 मीटर तक और इम्प्रूव भी किया है। ओके, डिस्कस थ्रो की बात कर रहे हैं? डिस्कस भी और हैमर भी, और शॉट पुट भी 1 मीटर के करीब मैंने इम्प्रूव किया है। ओके, लेकिन मुश्किल नहीं था कि 30 साल के बाद दोबारा से जब स्पोर्ट्स की तरफ आने का सोचा, किस तरह की मेहनत लगी, किस तरह की अपने आप को आपने तैयार किया उस वक्त? जी कोविड का समय चल रहा था। कोविड में लॉकडाउन्स वगैरह खुलते थे या कुछ होता था तो फिर हम स्टेडियम में जाने लगी। एक पुराना जो कहते हैं कि टेक्निक वो बॉडी में थी, मेरी मसल मेमोरी में वो थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ मेहनत काफ़ी करनी पड़ी। आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा, आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है शिक्षा, एजुकेशन, जिसके साथ आप जुड़ी रही हैं ना जी। आप फाउंडर डायरेक्टर भी हैं रॉयल किड्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स के। हम समझ सकते हैं कि आपने किस स्तर का काम किया होगा कि आपको बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड सीबीएसई की तरफ से दिया गया। ये एजुकेशन की तरफ जाने का रुझान कहाँ से, उसकी भी शुरुआत हुई? हाउ डिड यू एक्सेल इनटू इट? देखिए 1991-92 में मैं स्पोर्ट्स में ही थी। ज़िंदगी ने कुछ अलग नए मोड़ लिए और मेरे पापा ने बोला कि चलो आपकी बुआ जी के घर के बराबर में एक स्कूल के ओनर रहते हैं, उनसे मिल लेते हैं। तो मैंने एज अ स्पोर्ट्स टीचर अपना करियर स्टार्ट किया। लेकिन ईश्वर ने जैसे मुझे इसी चीज़ के लिए बनाया था, बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, उनका चरित्र निर्माण करने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए और एक ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो ये मेरी एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। वहाँ से मैंने खुद को पहचानना शुरू किया। तो पहचानते पहचानते फिर ये होने लगा कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी कि यहाँ पर भी मुझे नंबर 1 आना है, क्योंकि वहाँ पे गोल्ड मेडल जीत चुके थे तो यहाँ पर भी नंबर 1 आना है। तो सारे स्कूल में सबसे पहले जो भी काम मुझे दिया जाता था सबसे पहले जा कर के मुझे सबमिट करना है और उसमें भी नंबर 1 आना है। तो वो डेडिकेशन देख करके और वो कमिटमेंट देख करके मैनेजमेंट को लगा कि ये अच्छा कर सकती है। तो फिर मुझे पहले हाउस इंचार्ज, फिर वाइस प्रिंसिपल और फिर फाउंडर प्रिंसिपल उसी स्कूल की दूसरी ब्रांच की मुझे बनाया गया। तो वो एक और नई जर्नी थी। अब वहाँ पर जब वो जर्नी शुरू हुई तो वहाँ पर ऐसा लगने लगा कि अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है। तो वहाँ पर एक ज़िद आ गई कि मुझे ये स्कूल को अपनी पूरी सिटी में बेस्ट बनाना है। फिर 2010 में मेरा नाम सीबीएसई नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ, लेकिन किसी वजह से एक उसमें 20 इयर्स का वो होता है कि आप 20 इयर्स पूरे कर लेंगे एजुकेशन में तब आप इसके लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। तो नॉमिनेशन तो हुआ लेकिन मैं एलिजिबल नहीं थी। तो फिर मुझसे पूछा गया कि अब क्या होगा। मैंने कहा कोई नहीं, अगर मैं इस लायक हूँ तो अगले साल या बाद में फिर कभी मुझे ज़रूर मिलेगा। और गॉड इज़ ऑलवेज ग्रेट। मेरी एफ़र्ट्स को पहचाना गया। आपको इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया पूरे करने पड़ते हैं, तो वो सब क्राइटेरिया पूरे करते करते मतलब एक बड़ी बोरी भर के अपनी अचीवमेंट्स की जब सीबीएसई में भेजी गई तो फिर वो मतलब उसे हाँ जी अप्रूवल मिला। अप्रूवल के बाद फिर ये मुझे अवार्ड। आई एम श्योर आपकी जो एक खिलाड़ी के तौर पर जो आपका डिसिप्लिन था, जो आपका एटीट्यूड था, वो सब आपको इस हर काम में बेसिकली वो हेल्प करता ही है और आपके लिए भी हेल्प किया ही ना। लेकिन आप तो मास्टर ट्रेनर भी बन गए। हाँ। मतलब ये इसको बल्कि एक्सप्लेन जरूर करिए, बिकॉज सीबीएसई का ट्रेनिंग द ट्रेनर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपने कैसे कंट्रीब्यूट किया? एक्चुअली मेरे मन में एक कसक और थी कि हमारे टीचर्स ना बीएड ऐसे ही कर लेते हैं, और सच्ची बताऊं तो बीएड अभी हमारी उस लेवल पे है भी नहीं। तो अब ये जो कसक थी कि टीचर्स को भी उस लेवल पे लाया जाए, तो इस कसक ने मैंने सीबीएसई में अप्लाई किया कि मुझे ये भी काम करना है। सीबीएसई को लगभग 15,000 ट्रेनर्स चाहिए थे, तो उसमें सिलेक्शन हुआ, बाकायदा इंटरव्यू, ऑनलाइन आपकी प्रेजेंटेशन, सब कुछ। तो उसके बाद सिलेक्शन हुआ, फिर ट्रेनिंग हुई और उसके बाद सक्सेसफुली अब तक मैं लगभग 8,500 टीचर्स और प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। 8,500 जी, मतलब छोटा नंबर नहीं है ये, है ना जी। तो किस मायने में आप क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पेरेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, सबके पास कुछ ना कुछ आइडियाज हैं कि हमें इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो
आपके लिहाज से ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स थे जहां पर डॉक्टर ऋचा सूद ने अपनी पर्सनालिटी को भी उसमें डाला और उससे फायदा हुआ? आप जितना संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे, आपकी आगे की ज़िंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल बेहतर होगी और स्माइल्स के साथ भरी होगी। तो ये मैं बच्चों को सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे संघर्ष से डरते हैं और सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। उनके लिए संघर्ष इज इक्वल टू सुसाइड हो गया है। तो सबसे पहले मैं टीचर्स को यही कहती हूँ कि हमें सबसे पहले बच्चों को पहचानना है। एक मैं छोटा सा टेस्ट कराती होती हूँ बच्चों टीचर्स को, KYC। अभी तो वो काफ़ी फेमस हो गया है। नो योर कस्टमर आप बैंक में सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर नो योर चाइल्ड है स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में। तो आप उससे बच्चे का लॉजिकल होना और क्रिएटिव होना समझ लेते हैं, तो बच्चे को डायरेक्शन देना आसान हो जाता है। अक्सर पेरेंट्स लॉजिकल बच्चों को तो कह देंगे कि तुम जो हो क्रिएटिव काम कर लो, और क्रिएटिव बच्चों को कह देते हैं कि तुम लॉजिकल काम कर दो। तो ये पेरेंट्स को भी जानना है और टीचर्स को भी जानना है। तो वहाँ से अगर हम बच्चे की जर्नी को शुरू करते हैं तो वो आसान हो जाती है। मुझे तो लगता है कि जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो NEP तो आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह आई होगी। एग्जैक्टली बहुत बड़ी ब्लेसिंग। और उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और मेरी एक्सपर्टीज़ रहती है कि मैं फाउंडेशनल ईयर्स पे ज़्यादा काम करती हूँ। मेरी बुक्स भी फाउंडेशनल ईयर्स के लिए ही ज़्यादा हैं। और दूसरा जो मेरी एक सीरीज़ है वो लाइफ स्किल्स के ऊपर है, कि बच्चों को लाइफ स्किल्स आसानी से कहानी के तौर पे और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम कैसे सिखा दें। वैसे सच्ची बताओ, कितने थैंक यू सुनने को मिलते हैं आपको एक दिन में? मैंने ना बहुत पहले एक बुक लिखी थी, संचेतना, एक सार्थक व जागरूक पालन पोषण। तो वो किताब जो भी पढ़ता है, और उसके बाद में मैंने एक प्रतिक्रिया की एक पेज दिया हुआ है कि आप इस पे लिख के दीजिए। तो वो मेरे पास लगभग इतने पेजेस होंगे, 9-10 हज़ार, उस पर थैंक यू लिख के आ जाता है। और जब मैं पूछती हूँ कि इसके बाद कोई प्रश्न बाकी है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, तो अभी कोई प्रश्न बाकी नहीं है। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हम दर्शकों को बता दें कि 130 किताबें लिख चुकी हैं डॉक्टर ऋचा सूद। डॉक्टर सूद, ये लिखने का बचपन से ही आपको शौक था और बाद में आपने उसको लोगों की बेहतरी के लिए यूज़ किया, या बाद में जाकर इसकी शुरुआत हुई? जी, ये प्रेरणा मुझे मेरी मम्मी से मिली थी। मैं मेरे ख्याल से 9-10th में थी, तो छोटी छोटी कविताएं लिखती थी, लेकिन वो कहीं प्रिंट नहीं होती थी। तो फिर थोड़ा बड़े होते होते, जॉब में आते आते, फिर एक पब्लिशर मिले। उन्होंने कहा कि मैम, आपकी जो स्पीच की डायरी है ना, वो हम प्रिंट करना चाहते हैं। उन्होंने कहीं सुना मुझे बोलते हुए, तो मैंने कहा मैं डायरी नहीं दूंगी, मैंने कुछ पोएम्स लिखी हुई हैं, तो आप वो पोएम्स जो हैं वो प्रिंट कर सकते हैं। तो उन्होंने वो पहली पुस्तक मुझे इंस्पायर किया, और उस पुस्तक को उन्होंने प्रिंट किया। उसका नाम है शाल्विका। और ये शब्द जो है वो हिंदी साहित्य में इससे पहले नहीं था, शाल्विका शब्द। तो मेरी मम्मा संस्कृत की लेक्चर थी। मैंने उनसे पूछा, मम्मा इसको अगर हम सिद्ध करें संस्कृत में तो ये सही है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये शब्द में अर्थ भी है, सही है। तो क्या अर्थ हुआ शाल्विका का? शाल्विका मैंने जो सोचा था, शाला और अविका, एक दुशाला के अंदर छोटा सा गर्भ। एक्चुअली ये मेरी प्रेरणा थी पीपल के पत्तों को देख करके। आपने देखा होगा कि पीपल के पत्तों के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर, और उसके अंदर एक छोटी सी कोपल, एक छोटी सी पत्ती होती है, और आप एक कोपल को तोड़ेंगे तो उसके अंदर पहुंचते तक आपको 8-9 पत्तियां मिल जाती हैं। तो वो जो पतली सी झिल्ली है, उसका नाम मैंने रखा था शाल्विका। क्या बात है। और यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें 2 पंक्तियां सुनाएंगे आप अपनी कविता की, किसी? जी ज़रूर। मैं आपकी तेजस्विनी, इसी और बहुत सारी तेजस्विनियाँ हमारे आसपास हैं, उन्हीं को मैं समर्पित करूँगी। केवल 2 पंक्तियाँ। गर्व करो कि तुम नारी हो, सहन शक्ति में तुम धरणी के समान भारी हो। तो अपनी सहन शक्ति को भी हम पहचानते हुए अगर आगे बढ़ते रहें तो हमें तेजस्विनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। सोचिए, वो तारा जो रात को टिमटिमाता है, जिसका प्रकाश निकला था लाखों साल पहले। क्या आप जानते हैं, आपके सेल में छुपा है एक जीनियस कोड, डीएनए। क्या कभी सोचा है कि आपका दिल धड़कता है कैसे? विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, यह है आपके आसपास। जानिए वो कैसे जो हर क्या के पीछे छुपा है। आपकी साइंटिफिक सोच को देगा एक नया स्पार्क, जो खोलेगा एक नई दुनिया का दरवाजा। वो है साइंस स्पार्क।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं बहुआयामी प्रतिभा की धनी डॉक्टर ऋचा सूद। डॉक्टर सूद, हमने आपसे एक खिलाड़ी के तौर पर आपने जो किया उसकी बात की, टीचर के तौर पे आपने इतना कुछ किया उसकी बात कर ली, लेखिका भी आप हैं ही, बात की है हमने, लेकिन आप समाज सेवा भी करती आई हैं। और समाज सेवा, मुझे लगता है कि वैसे तो हर महिला के अंदर एक भाव होता ही है कि किसी के लिए कुछ करना चाहिए हमें, लेकिन आप रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ जुड़ी। कैसे महिलाओं को ताकत देने में भी आप अपनी पर्सनालिटी, अपने काम का यूज करते हैं? देखिए, महिलाओं को सबसे पहले तो मैं उनके स्वास्थ्य के लिए जागरूक करती हूँ। अगर वो स्वयं स्वस्थ रहेंगी तो पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकेंगी। लेकिन आपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बहुत जरूरी है। हम तेजस्विनी के मंच पर भी इस मुद्दे को बहुत बार उठा चुके हैं जी। इस मसले पर आपका क्या अनुभव रहा है? इसमें भी बहुत सारे कॉलेजेस में मैं जाती हूँ और ज़्यादातर गर्ल्स कॉलेज वाले मुझे इनवाइट करते हैं, ज़्यादातर लोग। लेकिन मैंने रेड क्रॉस सोसाइटी से ये बोल करके कि आप इसमें बॉयज़ को भी बिठाइए, सिर्फ गर्ल्स कॉलेज ही काफ़ी नहीं है, बॉयज़ को भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो स्कूल में जब मैंने बॉयज़ गर्ल्स का कंबाइंड सेशन लिया तो उसमें मैंने बॉयज़ से ये रिक्वेस्ट की थी कि बेटा, अगर किसी लड़की के साथ ये प्रॉब्लम है, और इसको पहले तो समस्या ना समझें, ये एक नेचुरल बात है, अगर इसमें आप किसी को हेल्प करोगे, किसी गर्ल को स्पेशली हेल्प करोगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इत्तेफाक से जब मैं CBSE के वर्कशॉप लेने गई तो स्पेशली उस क्लास की टीचर ने आके मुझे बताया कि मैम, कुछ बॉयज़ अपने बैग्स में आज के उस आपकी वर्कशॉप के बाद से सैनिटरी पैड्स रखते हैं कि अगर किसी गर्ल को हेल्प की ज़रूरत है तो वो हेल्प कर सकें। तो मुझे उस समय, मतलब इनफैक्ट मेरी आंखों में आंसू आ गए कि बच्चों ने इस बात को इतना पॉजिटिव लिया, क्योंकि मैंने उन्हें यही बताया कि असली लड़का वही है जो लड़कियों की मदद करे, ना कि उनकी खिल्ली उड़ाए या उनकी पेन पर हंसे। जब आप इस तरीके से महिलाओं के बीच में या बच्चों के बीच में आप ये जागरूकता करती हैं, क्या आपको वक्त के साथ कुछ लड़कियों में भी बदलाव, उनकी सोच में, नॉट जस्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात नहीं है, जिंदगी की बात हो रही है, अपने व्यक्तित्व की बात हो रही है, क्या बदलाव आप आज की युवा पीढ़ी में देखती हैं? देखिए, बाद में कई बार वो बच्चे मुझे दोबारा मिलते हैं तो वो अक्सर ये कहते हैं कि मैम, आपने उस दिन ये वाली बात कही थी। और कई बार जैसे मैं किसी को गुस्सा भी कर देती हूँ, मैम अगर आपने उससे गुस्सा नहीं किया, उस दिन गुस्सा नहीं किया होता ना, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, या यहाँ मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। तो कभी समझाना, कभी प्यार से, कभी गुस्से से, मतलब हर तरीके से, दोस्त बन के भी, टीचर बन के भी, फ्रेंड बन के भी, हर तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को सही रास्ता कैसे भी मिल जाए। जी, चलिए यहाँ पे आपके साथ रैपिड फायर करते हैं जी। कुछ सवाल एक खिलाड़ी के तौर पर, सवाल एक टीचर के तौर पर, एक शिक्षिका, एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर भी। शुरू करें? जी। लास्ट गोल्ड मेडल जो आपने लिया अभी इसी साल में, वो आपने 55 वर्ष की उम्र में लिया। जी। क्या मुश्किल था इस मेडल के पीछे? आपकी ट्रेनिंग, मेहनत, या फिर लोगों की धारणाओं को तोड़ना? इसके पीछे लोगों की धारणाओं को तोड़ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब मैंने अभी 2022 में खेलना शुरू किया तो पहले तो ये सवाल था, अब दोबारा से क्यों खेल रही हो? मैंने आपको बताया कि कसक थी, मुझे खेलना था, मुझे इंटरनेशनल जाना था, इंडिया कलर पहनना था, तो उसको अचीव किया। तो धारणाओं को जब तोड़ दिया और वही लोगों ने फिर आकर के जब ढोल बजा करके मेरा स्वागत किया, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लगी मुझे। ऑफ कोर्स। मैदान में आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है? सच्ची बताऊं तो मेडल और तिरंगा झंडा। मैच से पहले आपका कोई लकी रिचुअल? हाँ, मैं एक गाना सुनती हूँ, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम सो कॉन्फिडेंट, आई एम इनविंसिबल। तो ये जो लाइंस हैं ये मुझे मोटिवेटेड रखती हैं, और इसके साथ मैं ईश्वर को याद करती हूँ और फिर ये बोलती हूँ कि मुझे आज अपना बेस्ट देना है। और जब आप कोई जीतती हैं मेडल, तो एक शब्द में आप जीत का एहसास, क्या शब्द आता है दिमाग में? जय हिंद। अच्छा, हार से ज्यादा आपको क्या सिखाता है, मैदान या जिंदगी? जिंदगी, क्योंकि जब हम खेलते हैं, हारते हैं, फिर जीतने की तैयारी करते हैं, तो मैं मानती हूँ कि एक खिलाड़ी जिंदगी से भी खेलना सीख जाता है और जिंदगी को झेलना भूल जाता है। क्या बात है। आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक होता है ना मेडल जीतना, या फिर वो सफर उस मेडल तक पहुंचने का? मुझे लगता है मेरे लिए दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं मेडल को फोकस करके प्रैक्टिस, तैयारी उसी लेवल से करती हूँ। मुझे लगता है कि नेक्स्ट कंपटीशन टफ होगा, तो मेडल जीतने के लिए मुझे और कितनी तैयारी करनी है, दोनों मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एज ए टीचर आप सिखाती हैं, एक खिलाड़ी के तौर पे आप सीखती हैं, आपको क्या एक्साइट करता है, सीखना या सिखाना?
मुझे सीखना ज़्यादा एक्साइट करता है, क्योंकि जितना हम सीखेंगे उतना ज़्यादा सिखा भी पाएंगे। एक टीचर जिन्होंने आपकी ज़िंदगी पे बहुत प्रभाव डाला हो? मेरी फर्स्ट टीचर मेरी मदर ही हैं, और उन्होंने ही सबसे ज़्यादा मुझ पर प्रभाव डाला है। एक हैबिट जो आपके हिसाब से हर टीचर को डेवलप करनी चाहिए? टीचर शुड बी ऑलवेज अ लर्नर, Okay. और उसके साथ साथ डेडिकेटेड और कमिटेड। एक स्किल जो आप स्टूडेंट्स को सिखाना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं भी रुके नहीं, क्योंकि ज़िंदगी जब भी हमारे सामने आती है ऊंच नीच लेकर के आती है, तो कभी भी रुके नहीं, हार नहीं माने। एक मंजिल तो क्या, बहुत सारी मंजिलें मिलेंगी। जी। अच्छा, आपने इतनी किताबें लिखी हैं, आप खुद भी किताबें पढ़ती होंगी। आपकी कोई फेवरेट बुक, आपकी अपनी लिखी हुई या किसी और ऑथर की, पर आपकी फेवरेट बुक? मुझे मधुशाला बहुत अच्छी लगती है, हरिवंश राय बच्चन जी की। आपकी मॉर्निंग रूटीन में ऐसा क्या है जो मस्ट है, होना ही है? मैं 2 बातें यहाँ बोलना चाहूँगी। सबसे पहले सुबह उठ के ईश्वर को धन्यवाद करना, धरती को धन्यवाद करना एक सुरक्षित सुबह देने के लिए, और उसके बाद एक्सरसाइज मेरा पहला रूटीन है। तैयार होके पूरी शिद्दत से जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज और विगरस एक्सरसाइज मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। ओके, आप एक टीचर भी हैं, आप एक खिलाड़ी भी हैं। आपके लिए कौन सी पहचान ज़्यादा मायने रखती है? अभी तो एड्यू स्पोर्ट्स आइकन के नाम से लोग मुझे जानते हैं, लेकिन हाँ, मैं खिलाड़ी होना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि खिलाड़ी हूँ तो जीतने की एक तमन्ना टीचर भी अच्छा बना देती है। ओके, कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनके साथ आपकी एक तमन्ना है कि मुझे इनसे तो मिलना ही है? मेरी जो एक अधूरी तमन्ना है मिलने की, क्योंकि राइटर हूँ, तो मैं गुलजार साहब से मिलना चाहती हूँ और उनके साथ बैठ के रूबरू उनके मुंह से उनकी शायरी और कुछ कविताएं सुनना चाहती हूँ। अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू जो अगर आपको बदलने का मौका मिले तो आप उसे बदलना चाहेंगी? मैं ऐसी डेस्टिनी लिख पाती कि वो इस समय भी मेरे साथ होते, तो जो अब मेरी सफलता है वो देखते, तो बस यही चेंज करना चाहूँगी। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक या मंत्र जो आप सबको बताना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी को फिट रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो आप ज़िंदगी में कोई भी सफलता आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और स्पेशली महिलाओं को, उन्हें भी मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले वो, क्योंकि वो पूरे समाज की धुरी हैं, अपने परिवार की धुरी हैं, तो खुद को स्वस्थ रखें। खुद को स्वस्थ रखेंगे तो आप बाकी सबके स्वास्थ्य के लिए काम कर सकेंगे, सबकी सेवा भी कर सकेंगे, और जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे तो खुद आप स्वयं में खुश भी रहेंगे। तो अपनी खुशी के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर ऋचा सूद, बहुत कुछ जानने का मौका मिला हमें भी आपसे। वक्त निकालकर हमारे बीच आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बल्कि शुक्रिया तो मुझे आपको करना चाहिए, क्योंकि आज आपके प्रोग्राम में आकर के मुझे तेजस्विनी बनने का मौका मिला और आपने मेरी जिम्मेदारी और बढ़ा दी है और बड़े काम करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ आज डॉक्टर ऋचा सूद। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswiniddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक आवाज़ है, खामोशियों